हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे सेशन में जहां हम बात करेंगे क्रॉस बॉर्डर रिवर मैनेजमेंट के बारे में, यानी वो नदियां जो एक दूसरे देश को पार करते हुए दूसरे देश में जाती हैं, उनकी वाटर शेयरिंग की क्या एग्रीमेंट्स होती हैं और इंडिया के आसपास क्या समस्याएं इसको लेकर है। अगर आप इंडिया के स्पेसिफिकली देखें तो एक रीजन है बिहार का, नॉर्थ बिहार, मिथिलांचल का रीजन। वहां अक्सर हर साल बाढ़ आती है। हम असम में भी हर साल बाढ़ की न्यूज देखते हैं कि लगातार बाढ़ किन नदियों के थ्रू आती है। अगर आप सोचेंगे तो पूरा नॉर्थ बिहार का रीजन जो मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है, उस पूरे रीजन में जो मेनली बाढ़ आती है वो कोसी नदी के थ्रू आती है। कभी कभी जो बाकी हिस्सा बिहार या यूपी का है वहां गंगा में भी बाढ़ आती है, और जो सबसे भयावह बाढ़ नॉर्थ बिहार में आती है वो आती है कोसी नदी के थ्रू। अगर हम असम की बात करें तो वहां ब्रह्मपुत्र के थ्रू कुछ बाढ़ आती है। एक बड़ा हिस्सा ब्रह्मपुत्र की वजह से बाढ़ में डूबता है हर साल। आखिर गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है कि वहां हर साल बाढ़ आती है और वो कुछ कर नहीं पाती? ऐसी क्या वजह है? तो इसकी प्रमुख वजह ये है, अगर हम कोसी पे स्पेसिफिकली फोकस करें तो वो नदी नेपाल से बह के आती है, क्योंकि पहाड़ी एरिया से अचानक वो प्लेन्स में आती है। तो बहुत सारा पानी और अवसाद उस नदी के साथ आता है जो अचानक जो मेनलैंड है उसमें एंटर करता है, मतलब प्लेन्स में एंटर करता है, फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन्स। अचानक इतना सारा पानी एक साथ डिस्चार्ज होता है, और इंडिया और नेपाल के बीच में जो भी एग्रीमेंट्स है वाटर मैनेजमेंट्स को लेकर वो अभी तक क्लियर नहीं है। और जो पुराने एग्रीमेंट्स हुए थे उनके तहत जो डैम्स बिल्ड करने थे या उनको रिपेयर करना था, वो भी उतनी एफिशिएंटली नहीं हो पाता। इसके लिए बार बार बाढ़ आती है। और ये जब बाढ़ आती है, जो तबाही हम हर साल देखते हैं, ये हमें बताता है कि इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया क्रॉस बॉर्डर फ्लड मैनेजमेंट मैकेनिज्म को दुरुस्त करे और क्रॉस बॉर्डर फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर काम करे। ऑलरेडी इंडिया में, जैसे नेपाल की मैंने बात करी, जहां कोसी के ऊपर बात है, तो इंडिया की ऑलरेडी एक ट्रीटी उनके साथ हुई पड़ी है। इसके बावजूद जो समस्याएं हम देख रहे हैं वो है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स। और इंडिया में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इंडिया की जो 80% पॉपुलेशन है वो केवल 14 मेजर रिवर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी या गंडक, ऐसी नदियों को आप गिन सकते हैं, कावेरी, जहां पर एक बड़ी पॉपुलेशन, बड़ा इलाका, बड़े शहरों का वो उस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और इंडिया में लार्जली जो भी रीजन नदियों के आसपास है वो काफी वल्नरेबल है, काफी उनकी स्थिति बुरी है इन टर्म्स ऑफ कैसे वो नदियों के फ्लो को हल्का सा भी अगर चेंजेस आते हैं वहां, तो एक तो वहां पानी की कमी आ जाती है। अगर वहां हल्का सा भी पानी का फ्लो बढ़ता है तो वहां बाढ़ आ जाती है। तो अगर हम कंपेयर करें उसको, क्या क्या इंडिया के ऐसे अभी एग्रीमेंट्स है अपने पड़ोसी देशों के साथ जहां रिवर्स आ रही है या इंडिया में जहां से पानी जा रहा है, उसके बारे में तो हमें एक ब्रॉड पिक्चर पता चलेगी। यहां जानने से पहले एक चीज जानिए कि जो रिवर बहती है, मान लीजिए कोई रिवर हिमालय से शुरू हुई, मान लीजिए तिब्बत से कोई रिवर बहनी शुरू हुई, तो वही तिब्बत कहाँ है? चाइना में है। चाइना से वो नदी बह के इंडिया आ रही है और इंडिया से वो नदी पाकिस्तान जा रही है। तो चाइना को हम कहेंगे अपर रिपरेंट स्टेट, क्योंकि वहां से नदी उत्पन्न हो रही है। अपर रिपरेंट है, अपर रीजन में है। फिर इंडिया में आएगी तो इंडिया से मिडिल रिपरेंट स्टेट, इंडिया बीच का हिस्सा है। फिर नीचे अगर पाकिस्तान जा रही है वो नदी, या बांग्लादेश जा रही है इंडिया से होते हुए, तो बांग्लादेश या पाकिस्तान इज अ लोअर रिपरेंट कंट्री, जहां वो नदी जाके समंदर में मिल जाती है। अगर कोई नदी इंडिया से बह के सीधा पाकिस्तान बांग्लादेश जाती है तो इंडिया इज एन अपर रिपरेंट स्टेट और बांग्लादेश या पाकिस्तान एक लोअर रिपरेंट स्टेट। आमतौर पे जहां से शुरू हुआ वो अपर है, जो ऊपर है, और जो नीचे जहां नदी जा रही है इट इज लोअर। तो अगर कोई देश ऊपर है, अपर रिपरेंट स्टेट है, तो पानी कंट्रोल कर सकता है, डैम बना सकता है, तो नीचे पानी का प्रवाह रुक जाएगा। इसलिए जो लोअर रिपरेंट कंट्रीज है वो हमेशा काफी शंका में रहती है कि भाई कहीं हमारा पानी ना रोक ले। सारा का सारा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमीज है सारी। तो इन सभी को देखते हुए कई सारी एग्रीमेंट्स हुई पड़ी है इंडिया की बाकी देशों के साथ भी, और इंडिया कई मामलों में मैग्नानिमस रहा है, काफी बड़े लेवल पर ट्रीटीज की, और काफी सारा पानी लोअर रिपरेंट कंट्रीज को दिया है इंडिया ने, जो इंडिया कब्जा कर सकता था। लेकिन ऐसा इंडिया के साथ चाइना ने नहीं किया, उन्होंने ऐसा कोई एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया नेपाल की, जहां पर कोसी ट्रीटी हुई थी 1954 में, जिसके तहत नेपाल में कई सारे डैम्स बनने थे, एम्बैंकमेंट्स बननी थी, और फिर वहां पर वाटर शेयरिंग होती और कुछ हाइड्रोलॉजिकल डैम्स में की भी बात चली थी। उसके बाद महाकाली ट्रीटी फिर इंडिया नेपाल के बीच हुई है, जो अगेन महाकाली रिवर के ऊपर है, जहां बात है किस तरह उसके ऊपर डैम्स बनाए जाएंगे, कैसे वाटर को मैनेज किया जाएगा, जो काफी वृहद ट्रीटीज है। खासतौर पे नेपाल इंडिया के साथ वाटर डिस्चार्ज को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेपाल के पास ऑलरेडी काफी ज्यादा पानी है, सरप्लस है, और वो अपना पानी मैनेज नहीं कर पाते। यहाँ मेन विवाद तब आता है जब वाटर शेयरिंग की बात आती है, और जो पीक सीजन बारिश का होता है वो सारे फाटक अपने बराज के खोल देते हैं, जिससे बहुत सारा पानी प्लेन्स में, खासतौर पर बिहार और यूपी के रीजन में चला जाता है। वहीं इंडिया पाकिस्तान के केस में प्रॉब्लम यह है कि वहां लीन सीजन, जब गर्मी का सीजन आता है तो पानी बहुत कम होता है, और उस टाइम में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को पानी की जरूरत होती है। तो इंडिया ने वहां ऑलरेडी इंडस रिवर के ऊपर पाकिस्तान के साथ एक बृहद समझौता किया हुआ है, जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। ये 1960 में हुई थी, जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा ब्रोकर की गई थी। इसके तहत 3 जो वेस्टर्न रिवर्स है वो पाकिस्तान को अलॉट की गई, 3 ईस्टर्न रिवर्स इंडिया को अलोकेट की। जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं वो है इंडस, झेलम और चेनाब, और जो बची 3 वो इंडिया के हिस्से आई, वो थी रावी, बीस और सतलुज।
प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इस पूरे इंडस सिस्टम में ये जो 6 नदियों हैं, ये सारी नदियों में जितना पानी फ्लो करता है उसका 80% वाटर इंडिया पाकिस्तान को जाने दे देता है। और यहां तक कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है उनका भी पानी इंडिया पूरी तरह यूटिलाइज नहीं करता, उनमें भी कई सारा पानी पाकिस्तान जाता है। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर का कुछ हिस्सा 20% जो इंडिया यूज कर सकता था, जो पानी इंडिया स्टोर कर सकता था, वो भी इंडिया स्टोर नहीं करता है। लेकिन अब जब विवाद बढ़े हैं और इंडिया में खुद पानी का बहुत सारा क्रंच आ गया है, तब इंडिया ने कहा कि इंडस वाटर पे वो कुछ काम करेगा और पानी को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करेगा जो उसके हिस्से का। और यहां तक की बातें चल रही हैं कि इतनी मैग्नानिमस, इतनी बृहद ट्रीटी आपने कर रखी है इस देश के साथ जो आपकी बात सुनता ही नहीं, तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए, इसको लेकर बात वहां चल रही है। कोशिश है लगातार इसको ठीक करने की, और कोई अगर संधि होकर कुछ चेंजेस किए जा सके तो किए जाए, क्योंकि पानी की समस्या बढ़ रही है। अगली चाइना के साथ कोई ऐसी ट्रीटी साइन नहीं हुई है। चाइना के साथ बस एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंडिया और चाइना के बीच में। तो कोई ऐसी इंटरनेशनल बॉडी नहीं है। एमओयू के साथ प्रॉब्लम यह है, जैसे आपके और आपके दोस्त के साथ एक समझौता हुआ कि भाई चलो इस बात पे मान लेते हैं, कुछ टाइम तक ऐसे काम करेंगे, फिर आपका मूड बदल गया तो आप पीछे हट सकते हैं। बिल्कुल वही चाइना करता है। चाइना की एमओयू है जिसमें वो कभी भी पीछे हट सकता है। तो एमओयू उन्होंने किसके ऊपर किया हुआ है? सतलज जो रिवर है उसमें जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा होता है, हाइड्रोलॉजिकल डेटा मतलब वो नदी बह रही है तो कितना पानी किस समय में किस एरिया से गुजर रहा है, कितना पानी इंडिया पाकिस्तान भेज रहा है, कितना पानी चाइना से इंडिया में आ रहा है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, कितना डैम से वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल रहा है, ताकि आपके देश को पता रहे कि गर्मियों में इसमें इतना पानी होता है, सर्दियों में इतना पानी होता है, ताकि आप भी कैलकुलेट कर पाए अगले साल इस सीजन में कितना पानी आना है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सतलज पे हुई है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ब्रह्मपुत्र पे हुई है। ब्रह्मपुत्र एक बहुत बड़ी नदी है जो कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों देश जा रही है, और सिर्फ एक एमओयू हुआ है चाइना के साथ। और चाइना के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अपर रिपरेंट कंट्री होने के कारण यहाँ पर बांध बना के रिवर का फ्लो तक मोड़ सकती है, इतनी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी उनके पास है। तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों परेशान है कि भाई चाइना हमारी सुनता नहीं है, कभी मन किया तो रिवर मोड़ न ले। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा लेवल मैकेनिज्म है जिसके तहत वो कॉपरेशन करते हैं। जब फ्लड आता है तो कैसे जो डेटा शेयर किया जाए, इमरजेंसी में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ही, तो कैसे इंडिया चाइना कोऑर्डिनेट करेंगे, इसके ऊपर एक एक्सपर्ट लेवल मीटिंग होती है। लेकिन फिर भी कोई एक एग्रीमेंट साइन नहीं है, कोई एक क्लैरिटी नहीं है इन चीजों की। वहीं इंडिया बांग्लादेश के ऊपर गंगा पर एक एग्रीमेंट हुआ पड़ा है कि भाई कितना पानी शेयर किया जाएगा, फर्क का बराज कहां बनाया जाएगा, कैसे उसमें कितना उसको मैनेज किया जाएगा। फिर जो फ्लड मैनेजमेंट का डेटा है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, वो भी जो मेजर रिवर्स हैं, चाहे वो गंगा हो, तीस्ता हो या ब्रह्मपुत्र हो, उसके ऊपर मानसून सीजन में और बाकी सीजन में इंडिया बृहद रूप से डेटा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि इंडिया के पास टेक्निकल नो हाउ है, टेक्नोलॉजी भी है ये बताने के लिए कैसे रिवर का डेटा यूज किया जाता है। तो ये बांग्लादेश के साथ है। अगर हम भूटान की बात करें तो यहां पर भी एक पूरा हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डेटा फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क स्थापित किया गया है, ताकि इंडिया और भूटान दोनों डेटा शेयर कर सकें, दोनों को जानकारी हो सके और दोनों सीख सकें। इसके अलावा एक जॉइंट एक्सपर्ट ग्रुप भी है जो कि फ्लड मैनेजमेंट पे काम करता है। भूटान अगेन एक वाटर सरप्लस कंट्री है जहां बहुत सी समस्याएं होती हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए इंडिया उनके साथ उनको हेल्प करता है। और वो एक वल्नरेबल कंट्री भी है जहां काफी सारी नदियां बहती हैं। तो ये बातें हैं ब्रॉड, और कौन कौन से एग्रीमेंट किसके साथ है ये आपको पता लग गया। क्या प्रॉब्लम्स है, क्या किसके साथ इंडिया एग्रीमेंट में किस प्रमुख चीज के ऊपर केंद्रित है, वो आपको यहाँ पता लग गया। प्रॉब्लम आप देख ही रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के साथ बहुत मैग्नानिमस है, इसके साथ इंडिया अपर स्टेट है और पाकिस्तान लोअर रिप्रेजेंट कंट्री है। बांग्लादेश के साथ भी इंडिया काफी ज्यादा उनको सहायता प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन जो इंडिया के ऊपर बैठा है चाइना, वो इंडिया को कुछ प्रोवाइड नहीं करा रहा। तो लगातार कोशिश है कि चाइना के ऊपर दबाव बनाया जाए कि कैसे वो किस तरह इस चीज को सॉल्व करे। और अगर हम देखें फ्लड मैनेजमेंट का मेजर इशू क्या है, एक जो साउथ एशियन कंट्रीज डेटा शेयर करती हुई हैं, जो हमने ऊपर देखा कि इंडिया बहुत सारा डेटा शेयर कर रही है बांग्लादेश के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ, वो डेटा को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पाकिस्तान इंडिया पे विश्वास नहीं करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया पाकिस्तान दूसरे को डेटा देते हैं कि डैम में कितना पानी स्टोर्ड है, कितना पानी मूव कर रहा है। दोनों में से किसी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं। चाइना जो डेटा दे रहा है उसके ऊपर किसी को दुनिया में भरोसा नहीं है कि चाइना सही डेटा दे रहा है आपको। तो एक तो वो है। फिर एसिमेट्री की बात आती है। एसिमेट्री मतलब एक देश बहुत ज्यादा पावर की स्थिति में, दूसरा बहुत कमजोर है। ब्रह्मपुत्र में चाइना के पास बहुत सारी पावर कैपेसिटी है, इंडस रिवर सिस्टम के केस में इंडिया के पास ज्यादा पावर और कंट्रोल है। तो एसिमेट्री है, सिमेट्री नहीं। एसिमेट्री मतलब एक ज्यादा है, इम्बैलेंस है। तो एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल और रीजनल एग्रीमेंट नहीं है वाटर रीजन के ऊपर। एक वाटर नेशनलिज्म जाग रहा है कि पानी हमारे राष्ट्र का पानी है, हम आपको नहीं देंगे। ये एक उभरती हुई समस्या है, जबकि पानी एक ग्लोबल कॉमन्स माना जाता है जो सबको चाहिए होता है। तो कुछ अब प्रॉब्लम है, इसका समाधान क्या है? तो इसको लेके कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जो कि रेफरेंस के रूप में लिखी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज 1997। इसके तहत जो भी वो नदियां हैं या जो भी ऐसी वाटर बॉडीज हैं जिनमें नेविगेशन के अलावा, नेविगेशन मतलब उनके ऊपर नाव चलाने के अलावा जो चीजें होती हैं उनको रिलेटेड, ये एक एग्रीमेंट 1997 के अंदर हुआ था कन्वेंशन, जिसके तहत
कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे मैनेज करना है, जो वाटर कोर्सेज है, जो जो नदियों का जाने का रास्ता है या जो नदियां हैं उनका पानी है वो कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर एक कन्वेंशन था जो एक अच्छा उदाहरण पेश करता है कि जो इंडिया चाहे या रीजन की कंट्रीज चाहे तो कर सकती हैं, क्योंकि साउथ एशिया एक वाटर स्ट्रेस्ड रीजन है जहां पे और ज्यादा पानी की कमी भविष्य में होने वाली है। इसके अलावा एक अमेजोन में बड़ी अच्छी ट्रीटी है, अमेजोन कोऑपरेशन 1978 की ट्रीटी है, जिसके तहत जो साउथ अमेरिका के बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि अमेजन का पानी कैसे वापस में शेयर करेंगे, जिसमें आपकी बोल्विया, ब्राजील, कोलंबिया, गुयाना, सुरीनाम, वेनेजुएला जैसी कंट्रीज हैं। वो एक आइडियल मॉडल है जिसको फॉलो इस रीजन में भी किया जा सकता है। और असल में तो इंडस को भी एक आइडियल मॉडल माना जाता है, लेकिन इंडिया के लिए थोड़ा सा वो ज्यादा ही भारी पड़ रहा है अब। और भविष्य में पानी अगर और कम होगा तो यहाँ और भी विवाद हो सकते हैं, क्योंकि वहां भी मीटिंग्स जो हर साल 2 बार होती हैं इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत वो नहीं हो पा रही है। इंडिया बांग्लादेश के साथ तिस्ता वाटर पे ट्रीटी नहीं कर पा रहा क्योंकि वेस्ट बंगाल को प्रॉब्लम है कि नॉर्थ बंगाल का जो एरिया है वहाँ जो पानी रिक्वायरमेंट होती है जब गर्मी का सीजन आता है खेती के लिए, वही पानी बांग्लादेश भी मांग रहा है कि हमें दे दो 50% पानी, जो इंडिया देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वेस्ट बंगाल के स्टेट का क्या होगा। तो वो सारी समस्याओं का निदान है कुछ ऐसी शेयरिंग जैसे अमेजोन में करी है। फिर मेकोंग रिवर कमीशन है जहां कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड और वियतनाम साथ हैं। इनके बीच में 1995 में ये साइन हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे की जाए मेकोंग रिवर की उसके ऊपर। पर यहाँ भी खास बात है, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज ने आपस में एग्रीमेंट किया है, लेकिन जो अपर रिपरेंट कंट्री जहां से रिवर आ रही है वो है चाइना। कई रिवर्स ऐसी जो चाइना से वहां आती हैं और चाइना ने इनके साथ भी कोई एग्रीमेंट नहीं। यहाँ भी आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में कि इंडिया कोशिश करेगा कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर भी ऑन वाटर चाइना के साथ कोलेबरेट किया जाए, चाइना पे प्रेशर बनाया जाए कि वो भी टेबल पर आए और नेगोशिएट करे या कोई ऐसा हल निकाले, कोई एक ट्रीटी साइन करे या कोई ऐसी कम से कम ये कमिटमेंट दे कि हम इतना आपके साथ डेटा शेयर जरूर करेंगे। तो ये बात थी रिवर शेयरिंग की, क्रॉस बॉर्डर वाटर मैनेजमेंट की क्या समस्याएं हैं और क्या इसका निदान हो सकता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।